गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के शिवपुरी के पास अतीक का काफिला पहुंच चुका है। पुलिस वैन में मीडिया से अतीक ने कहा है कि हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया, माफियागिरी पहले ही अब खत्म और अब तो रगड़ा जा रखा है। मैं तो जेल में था, उमेश मर्डर को लेकर नहीं जानता कुछ भी। तो अतीक अहमद का डर भी सामने आ रहा है। मीडिया से कहा कि मेरे परिवार को अब और भी खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पुलिस वैन से मीडिया से बातचीत की अतीक अहमद ने और इस दौरान कहा कि हमारा पूरा परिवार पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो रखा है। माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तो रगड़ा भी जा रखा है। दरअसल माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और इसके लिए बीते दिन ही पुलिस की एक टीम जो कि साबरमती पहुंची, वहां पर जेल पहुंची और वहां से रवाना हो गई। बीते दिन ही करीब 3 बजे के आसपास आज फिर से कोर्ट में पेशी होने जा रही है अतीक अहमद की। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में और कहा जा रहा है कि आज कम से कम दोपहर तक अतीक अहमद को लेकर के पहुंच जाया जाएगा प्रयागराज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर दीजिए। नीचे आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुंह तो दिखाइए यार। माइक नीचे करो, माइक नीचे की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा उमेश पाल शूटआउट केस में आज माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस साबरमती जेल से दोपहर करीब 2 बजे अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंचेगी। कहा जा रहा है समय 2 बजे बताया जा रहा है। अतीक अहमद को कोर्ट में करीब शाम 4 बजे के बाद पेश किए जाने की भी उम्मीद है। पुलिस अतीक अहमद को 2 हफ्ते के लिए अपनी कस्टडी में मांग सकती है। इधर उसके भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा। तो आज संभव है कि दोपहर तक अतीक अहमद को यहां पर ले आया जाएगा, प्रयागराज लेकर के पहुंचा जा सकता है और शाम 4 बजे तक पेशी होगी। ये इस वक्त बड़ी खबर और इस बीच उम्मीद ये भी है कि पुलिस कस्टडी मांग सकती है अतीक अहमद की तकरीबन 1 हफ्ते की। तो अतीक अहमद की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन एक टीम जो कि साबरमती के रवाना हुई थी और आज वहां से अतीक अहमद को लेकर दोपहर तक कहा जा रहा है प्रयागराज टीम पहुंच जाएगी। और इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक के भाई अशरफ से को अब सत्ता का डर सता रखा है। अशरफ के वकील ने सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है। बरेली से प्रयागराज लाते वक्त टॉर्चर की आशंका भी जताई है। कोर्ट लाते वक्त और पेशी से पहले मेडिकल कराए जाने की मांग यहां पर की जा रही है। पेशी के वक्त कोर्ट में दोनों मेडिकल रिपोर्ट सौंपने की मांग है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक के भाई अशरफ को अब यहां पर डर सता रखा है। अशरफ के वकील ने सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी यहां पर दाखिल की और इसमें कहा यह गया है कि प्रयागराज लाते वक्त टॉर्चर की भी आशंका है। बरेली से प्रयागराज जब अशरफ को लाया जाएगा तो यहाँ पे टॉर्चर उसके साथ हो सकता है, ये आशंका जाहिर की गई है। और इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने डायल 112 और 190 की समीक्षा के बाद कई आदेश दिए हैं। उन्होंने डायल 112 का रिस्पांस टाइम बेहतर करने के लिए कहा और निर्देश दिए हैं कि सभी थाने जल्द से जल्द सीसीटीवी से लैस हो। इसके साथ ही फैसला हुआ कि अब वायरलेस की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी शुरुआत बरेली से होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और कहा कि जल्द से जल्द सीसीटीवी से लैस होगा सभी थाने, पुलिस स्टेशन। वायरलेस की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा और डायल 112 यानी कि 112 और 1090 पर जब भी आप कॉल करेंगे तो फौरन वहां पर रिस्पॉन्स किया जाए। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, समीक्षा बैठक की है और इसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उनकी तरफ से कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा लखनऊ के कालीचरण विद्यालय में लगाई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में निकाय चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण का प्रक्रिया 9 मंडल 37 जिलों में जारी है। आपको बता दें कि प्रयागराज की तो यहां
काफी संख्या में लोगों ने पर्चे खरीदे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस बार वोटरों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हो गई है। उधर आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम नवनीत सहगल ने तैयारियों को परखा है। वहीं श्रावस्ती में शहर से लेकर नेपाल की सीमा तक चौकसी बढ़ा दी गई है। गोंडा में प्रशासन अलर्ट है तो यहाँ 323 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अमरोहा में डीएम ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। यहाँ 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत है। इसके अलावा बात प्रतापगढ़ की करें तो यहाँ भी नामांकन पत्र खरीदने के दौरान कुछ तक हंगामा भी देखा गया, कुछ देर तक। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाकर मामला शांत भी कराया। उधर रायबरेली में भी अधिकारियों ने नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। आगरा की, श्रावस्ती, गोंडा, प्रयागराज, अमरोहा, प्रतापगढ़, रायबरेली की ये तस्वीरें निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी में कांग्रेस ने पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। लखनऊ नगर निगम चुनाव के लिए 15 पार्षद पद के प्रत्याशियों की लिस्ट यूपी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। 15 पार्षद प्रत्याशियों में 7 महिलाएं हैं। रामजी लाल नगर वार्ड से गिरीश मिश्रा, तो इस्लामगंज प्रथम वार्ड से मुकेश सिंह चौहान, तो वहीं मालवीय नगर वार्ड से ममता चौधरी, गोमती नगर वार्ड से कौशल पांडे, तो लाला लजपत राय वार्ड से शैलेंद्र तिवारी है, तो वहीं गुरु नानक नगर वार्ड से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड से सीमा पाल, ये नाम सामने आया है। महाराजा बिजली पासी से द्वितीय वार्ड से सुषमा भार्गव का नाम इस लिस्ट में है। वहीं राजाजीपुरम से गीता श्रीवास्तव का नाम है लिस्ट में। ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराजा बिजली पासी प्रथम से नाजिया बेगम का नाम है। वहीं जानकीपुरम तृतीय वार्ड से मोहम्मद शशीम का नाम है। बाजू जगजीवन राम वार्ड से श्रीमती किरण शर्मा, तो हजरतगंज वार्ड से सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है। चिन्हट वार्ड की बात की जाए तो यहां से अशफाक लाला को खड़ा किया गया है। वहीं राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से सलोनी केसरवानी को, तो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित यहां पर कर दिया गया है। मोना मिश्रा भी साथ में हैं। मैडम, महिलाओं की संख्या बराबर है उसमें? 2 चीज़ों की बधाई मैं देना चाहती हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी और हमारे सभी साथियों को, कि जैसे कि बहुत सारे दल अखबारों में जिनके बयान छपते थे, टीवी पे जो बोलते थे कि वो कितनी तैयारी कर रहे हैं निकाय चुनाव की, आज कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया कि सबसे पहले सूची हमने जारी करके 15 प्रत्याशियों की हमने ये बता दिया कि हमारी कितनी तैयारी और कितनी गंभीरता है ये हमारे चुनाव के लिए हम लड़ने, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये सबसे प्रमुख चुनाव है और यही दिशा तय करता है प्रदेश की राजनीति की पृष्ठभूमि होती है। और दूसरी बधाई इसलिए क्योंकि ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 15 कैंडिडेट्स में लगभग 7 महिला कैंडिडेट्स हैं, तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को भी और हमारे सभी साथियों को, अध्यक्ष जी को और पूरे कमेटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। उसमें 15 पार्षदों के नाम घोषित किए गए हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल काबरी जी हैं, इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना जी भी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आज पहली लिस्ट जारी हुई है, बाकी दल पीछे रह गए कांग्रेस से? तो कांग्रेस को तो आगे आना ही आना है, सबको पीछे छोड़ के आगे आने की शुरुआत हमने कर दी है। और जिन साथियों को आज लड़ाने का फैसला लिया गया है वो हमारे पुराने से पुराने वर्कर हैं, जो झाड़ू वर्कर हैं, उन्हें हमने प्राथमिकता देते हुए आज उनके नाम की घोषणा की है। बाकी नाम कल परसों दोनों दिन में हम फाइनल कर लेंगे। साथ ही साथ महापौर का भी नाम 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। आप हम सब मिल करके मोना जी, हम जितने भी साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके सबके बीच में तय हो। लखनऊ का हो गया, प्रदेश के अन्य नगर निगम और पंचायतों में, परिषदों, सब जगह काम जारी है और कल तक हम ये बता देंगे प्रदेश भर में कहाँ कहाँ हमने इस काम को पूरा कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुभाषपा निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की नामों की आज घोषणा कर सकती है ओम प्रकाश राजभर। आज सुबह 10 बजे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में सुभाषपा ऑफिस पर होने जा रही है और इस दौरान लिस्ट जहां पर जारी की जा सकती है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुभाषपा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुभाषपा आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी सुभाषपा। ओम प्रकाश राजभर नामों का ऐलान करने वाली है।
हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुबह 10 बजे की तकरीबन बताया जा रहा है नामों का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है कि सुभाषपा आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। पूरे प्रदेश में सुभाषपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये साफ कर दिया गया कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अकेले अपने दम पर सुभाषपा चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा हो रखा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। माना यह जा रहा है कि निकाय चुनाव के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही नामों को सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली दौरा उनका है केशव प्रसाद मौर्य का। डिप्टी सीएम आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जिला कोर कमेटी आज बड़ी बैठक करने वाली है, जिसके बाद उम्मीदवारों के 3 नामों का एक पैनल बनाकर लखनऊ मुख्यालय भेजा जाएगा। इस जिला कोर कमेटी में प्रभारी मंत्री संगठन की ओर से नियुक्त प्रभारी सांसद, विधायक, जिला महामंत्री शामिल रहने वाले हैं। भाजपा कोर कमेटी की आज बड़ी बैठक में फाइनल प्रत्याशियों के नाम यहां पर फाइनल होने जा रहे हैं। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर रालोद आज दिल्ली में बैठक करेगी। ये मीटिंग सुबह 11 बजे दिल्ली में जयंत चौधरी के घर पर होने वाली है। इसमें सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रालोद का चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार भी है। जयंत ने हेडपंप सिंबल को रालोद को देने के लिए कहा है, तो बड़ी बैठक आज रालोद की तरफ से भी होने जा रही है। मंथन उसमें किया जाएगा। आज जयंत ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, तो राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक रालोद की आज होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर आरएलजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव पर सपा से बात चल रही है। हमने समन्वय समिति बनाई है, जल्द ही साफ हो जाएगा कि कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जयंत ने कहा कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जरूरत हुई तो चुनाव प्रचार भी करूंगा। ये बड़ी बातें यहां पर कही है जयंत चौधरी ने। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। 3 दिन में सपा की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आज शाम 7:30 बजे सपा दफ्तर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अखिलेश, शिवपाल, नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहने वाले हैं। शिवपाल यादव और नरेश उत्तम पटेल भी शामिल रहेंगे। वहीं पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। 14 अप्रैल को अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश भी रवाना होना है। कहा जा रहा है कि उससे पहले सपा की पहले लिस्ट सामने आ सकती है। तो समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। सपा खेमे से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सपा ने फाइनल कर दिया है मेयर पद का प्रत्याशी कौन होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, अयोध्या से जयशंकर पांडे को टिकट तय है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश ने जयशंकर के नाम पर मुहर लगाई है। वाराणसी से लक्ष्मीकांत मिश्र का नाम सामने आया है। वहीं सपा से पूर्व विधायक रहे जयशंकर पांडे, इनका नाम सामने आ रहा है। तो ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आई है। अयोध्या से सपा का मेयर प्रत्याशी फाइनल हो चुका है। सपा को उम्मीद है कि रणनीति बनाने में माहिर शिवपाल अखिलेश के लिए भी वही भूमिका निभाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के लिए निभाते थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल नगर निगम में सपा का खाता खुलवा पाएंगे। अखिलेश शिवपाल की लीडरशिप में चुनाव, लाल खेमे में मेयर वाला तनाव। जिताऊ उम्मीदवार की खोज में जुटे शिवपाल, लौट के आएगा सपा का पुराना काल। देश का सबसे बड़ा सूबा फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। फिर एक बार यूपी का पारा चढ़ा है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या निकाय चुनाव के इस युद्ध में समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस बार का निकाय चुनाव शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लीडरशिप में होने वाला है। सपा को उम्मीद है कि रणनीति बनाने में माहिर शिवपाल वही भूमिका निभाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के लिए निभाया करते थे। यही वजह है कि टिकट को लेकर दावेदारों का जमघट जितना अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर है, उतना ही शिवपाल यादव के दफ्तर के बाहर भी लोगों को उम्मीद है कि शिवपाल की सिफारिश से उनका भला हो सकता है।
समाजवादी पार्टी से निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले तमाम टिकटार्थी इस समय सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सपा विधायक शिवपाल यादव से भी मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहां पर लगातार आ रहे हैं। ये आवास और शिविर कैंप है जो शिवपाल सिंह यादव जी को मिला हुआ है बतौर विधानसभा सदस्य, बतौर विधायक। यहाँ पर कभी प्रसपा का कार्यालय भी चला करता था और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो मुख्य रूप से ऐसे लोग हैं जो प्रसपा जिस समय हुआ करती थी, शिवपाल यादव अध्यक्ष थे, उस समय शिवपाल यादव के साथ में जुड़े थे। खास तौर से वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या टिकट दिलाने में शिवपाल की चल पाएगी और क्या शिवपाल नगर निगम में सपा का खाता खुलवा पाएंगे, क्योंकि सपा के लिए टेंशन नगर पालिका की 199 और नगर पंचायत की 545 सीटों पर नहीं बल्कि नगर निगम की वो 17 सीटें हैं जहां सपा बीते 2 चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में बहुत कुछ शिवपाल की रणनीति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं जो इस समय आए हुए हैं शिवपाल यादव जी से मुलाकात करने। ऐसे ही तमाम लोग अंदर मौजूद हैं जो आप कार्यालय के सामने गाड़ियों की लंबी सी कतार देख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इन गाड़ियों पर जो झंडे लगे हैं आप देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के। और यहाँ पर सुबह से लेके और रात तक, जब से निकाय चुनाव की खासतौर से घोषणा हुई, ऐलान हुआ, उसके बाद से इसी तरह की कतार लग रही है। और शिवपाल यादव जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका जो बायोडाटा है वो ले रहे हैं और आगे इसके ऊपर चर्चा की जाएगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। मतलब सीधा है, निकाय का ये चुनाव जहां तमाम राजनीतिक दलों के लिए 24 का सेमीफाइनल है, तो सपा के लिए करो या मरो का सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल की लीडरशिप में कितना दम है और 24 में सपा भाजपा को कितनी टक्कर दे पाएगी, इसका बड़ा फैसला निकाय चुनाव से ही हो जाएगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश और जयंत पर भाजपा नेता संगीत सोम भड़कते हुए नजर आए हैं। इस चुनाव के बाद देश छोड़कर चले जाएंगे अखिलेश, ये कहते हुए नजर आए। मेरठ में सपा गठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। संगीत सोम ने कहा रालोद सिर्फ एक सीट की पार्टी है, चर्चा नहीं जरूरी, ये कहते हुए नजर आए हैं। पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे थे संगीत सोम। इस दौरान ये बड़ी बातें कही गई है उनकी तरफ से। देखा कि जो राष्ट्रीय लोकदल है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनौती दे सकते हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है वो तो वापसी हो गया है। अब देखिए राष्ट्रीय लोकदल एक मेरे ख्याल से एक आध विधानसभा की पार्टी रह गई है, कोई चर्चा करना भी बेकार है। आप मीडिया वाले उनकी चर्चा करते, लोकदल कहीं है नहीं और समाजवादी पार्टी का पश्चिम में कुछ है नहीं। अखिलेश यादव देख लेना आप, इस चुनाव के बाद मुझे लगता है इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने भी यूपी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी ने पक्ष में यूपी में जाट और महिला वोटरों को साधने के लिए मेरठ नगर निगम के लिए समाज सेवी ऋचा सिंह को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने मेरठ नगर निगम के सभी 90 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी अब यूपी नगर निकाय चुनाव में अपनी एंट्री कर ली है। 90 वार्डों में प्रत्याशी उतारने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने मेरठ नगर निगम महापौर सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और यहां जाट कार्ड खेला है, ऋचा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो यहां पर एनजीओ भी चलाती हैं, समाज सेविका भी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मैडम सबसे पहले बाजी मार ली है, सबसे पहले आपके नाम की घोषणा हुई है मेरठ में और तमाम पार्टियां तो अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लगी है। जी बिल्कुल, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने ही कह दिया बाजी मार दी तो मार दी, अब तो कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात ही नहीं रही। अच्छा, तो सबसे पहले टिकट कितना जीत की तरफ कदम? 100% सबसे आगे हम। अब तो इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनका तो दिखना अभी मुझे लगता नहीं है। वो जब तक अपनी रणनीति बनाएंगे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर मेयर पद के लिए ऋचा सिंह जी का नाम, उनका प्रस्ताव सोमेन ढाका जी ने जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष जी अंकुश चौधरी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव किया है हमारे सामने। मैं ऋचा सिंह जी से कहूँगा कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। वहीं निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पक्ष में यूपी में बसपा ने बड़ा फैसला लिया है। बसपा ने सहारनपुर नगर निगम चुनाव में पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए ऐलान किया है और इमरान मसूद के चचेरे भाई की पत्नी खदीजा को उम्मीदवार बनाया है। पक्ष में यूपी में बसपा का ये बड़ा दांव, मेयर पद के लिए मैदान में उम्मीदवार अपने उतार दिया है। इमरान के चचेरे भाई की पत्नी को उतारा है। खदीजा मसूद साहब को
इनको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, जैसा हमारी नेता बहन कुमारी भारती जी ने हमको आदेश दिया है। तो और उम्मीद है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक शुभचिंतक, एक एक वोटर, यहाँ तक प्रेस बंधु, मीडिया बंधु जायज़ बात को लेके हमारी दिखाने का जो काम करेंगे, हमें इनसे भी उम्मीद है और चुनाव आयोग से, यहाँ के प्रशासन से भी उम्मीद है कि चुनाव को निष्पक्ष कराने का काम करेंगे। निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही गोरखपुर में महापौर और पार्षद के पर्चों की बिक्री तेज हो गई है। गोरखपुर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। इसके अलावा गोरखपुर में 11 नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है। वही 11 नगर पंचायतों के पर्चे तहसील पर मिल रखे हैं। इन सभी पर्चों को 17 अप्रैल तक जमा करना होगा। गोरखपुर नगर निगम में 10,48,462 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। तो गोरखपुर नगर निगम के 80 वार्ड 11 पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री अब यहाँ पर तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिक्री के लिए 27 टेबल यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो गोरखपुर नगर निगम में 80 वार्ड है, 11 नगर पंचायत, और तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद से ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी तेज हो चुकी है। तो इस वक्त खबर जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल जोशीमठ आपदा को लेकर एनटीपीसी पहली बार सामने आई है और अपना पक्ष रखा है। एनटीपीसी के सीजीएम आरपी अहिरवार से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा ने। सुनिए। आगामी 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक बड़े आंदोलन का फिर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द एनटीपीसी की परियोजना को अगर बंद नहीं किया गया तो वो जोशीमठ में चक्का जाम करेंगे और यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। इसी पूरी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एनटीपीसी के सीजीएम आरपी अहिरवार। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह वो जिम्मेदारी मानते हैं जो एनटीपीसी की टनल है। देखिए, अगर हम अपने परियोजना के तथ्यों को आधार माने और जो बहुत सारी एजेंसी यहाँ की जो जोशीमठ भूदशाओं का जो अध्ययन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, उनसे जो रिपोर्ट्स और जो बातचीत जो आ रही है हम तक, उसको अगर हम आधार माने तो हम ये कह सकते हैं, जो पहले भी कहते आ रहे हैं, कि एनटीपीसी की परियोजना का जो चल रहे जोशीमठ में जो भूदशाओं की जो समस्या चल रही है उससे कोई संबंध नहीं है और जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये निराधार है। लंबे समय से जो आपकी परियोजना है, टनल है, वहाँ पर एक टीबीएम मशीन फंसी हुई है। लोगों में शंका बनी रहती है कि अंदर लूज मटेरियल है जिससे कि ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमारा टीबीएम के द्वारा जो टनल बनाने का जो तकनीकी है, ये बहुत ही सुरक्षित और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये कयास लगाना कि हमारी टनल से कोई आसपास के क्षेत्र में कोई नुकसान हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब टनल टीबीएम के द्वारा बनती है तो 1.5 मीटर बनने के बाद उसको कंक्रीटिंग किया जाता है, उसको ग्राउटिंग किया जाता है, फिर अगले 1.5 मीटर के लिए फिर बनाई जाती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी पानी बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती है। जोशीमठ शहर के बीच कब ये टनल बनी है, कितनी लंबी टनल है, कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, जो टनल है ये जोशीमठ के क्षेत्र से तो गुजरती ही नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया गया है। जो टनल है ये औली के एरिया से और बड़ी ही सुदृढ़ चट्टान के माध्यम से जा रही है। जो जोशीमठ के जो अगर हम आखिरी हिस्सा देखें तो उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर नीचे इस चट्टान में, बड़ी मजबूत चट्टान के अंदर से जा रही है। तो उससे जोशीमठ के किसी भी सब्सिडेंस का संबंध करना ठीक नहीं। देखिए, अभी तक रिपोर्ट जैसा आप भी जानते हैं कि अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, पर रिपोर्ट सभी संस्थाओं ने अपने प्रारंभिक कुछ ने डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसको शीघ्र ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि पब्लिक किया जाएगा। पर हमें पूरा विश्वास है कि जो साइंटिफिक तरीके से जो निर्णय होगा वो परियोजना के पक्ष में ही होगा, क्योंकि परियोजना का जोशीमठ से कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी एनटीपीसी परियोजना है उसके सीजीएम थे आरपी अहिरवार। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी परियोजना की जो टनल है वो किसी भी कीमत पे जिम्मेदार नहीं है जोशीमठ भूदशाओं के लिए। उन्होंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो आरोप हैं उनको भी निराधार बताया है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।